हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। वीडियो नंबर 8 है। 1 से 7 तक के वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं या कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आज का जो पैराग्राफ है वो है कि दिस दीपावली फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट अंडर लीगल सैंक्शन इन दिल्ली। सबसे पहले तो इतना छोटा है, इसी को समझते हैं, फिर हम दूसरे पर जाएंगे। देखिए, बहुत छोटा सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। लिखा है कि दिस दीपावली, ठीक है, कॉमा, फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट। तो फिर ये जो दिस दीपावली है, ये क्या हो गया? क्या ये सब्जेक्ट है? आपको लगता है? अगर खुद ढूंढिए। अगर ये सब्जेक्ट होता तो फिर इसका वर्ब कहाँ है, प्रेडिकेट आप नहीं समझ पाएंगे। तो यानी कि दिस दीपावली कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक टाइम को दिखा रहा है। तो ये आपका टाइम हो गया, जैसे कि दिस मंथ, दिस सीजन, दिस दीपावली, इस तरीके से। मेन आपका सब्जेक्ट है यहाँ से फायर क्रैकर्स, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसका जो प्रेडिकेट है वो है आर बीइंग बर्स्ट अंडर लीगल सैंक्शन इन दिल्ली, ये इसका प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट जो आपका है ये अभी पैसिव वॉइस के अंदर है, तो फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट। जब भी सब्जेक्ट आपका पैसिव के अंदर रहता है तो याद रखें कि वहाँ पर सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट आपका रिसीवर होता है। यानी कि फायर क्रैकर्स कुछ नहीं करेगा, फायर क्रैकर्स के साथ कुछ होगा, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। तो बीइंग बर्स्ट, ये जो एक्शन है, ये एक्शन फायर क्रैकर्स पर हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इस दीपावली फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट, यानी कि पटाखों को जलाया जा रहा है अंडर लीगल सैंक्शन। अंडर लीगल सैंक्शन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब है कि जो मंजूरी मिली है कानून के हिसाब से, उसके अंडर में पटाखे जलाए जा रहे हैं इन दिल्ली, दिल्ली में। तो दिल्ली में एक लीगल सैंक्शन, यानी कि एक कानून ने कुछ कहा होगा कि हाँ अब ऐसे ऐसे जला सकते हैं, तो वो बात कही जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें हमें क्या मिला? एक पैसिव मिला जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव है कि फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट। ये बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव के अंदर, बर्स्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो ये तो क्लियर है। यहाँ देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉमा, इन एन ऑर्डर लास्ट वीक, कॉमा, मोडिफाइड अ बैन। फिर अचानक कुछ भी नहीं और यहाँ पर आ गया इट हैड सैंक्शनड सिंस 2018, फिर कॉमा है, फिर लिखा है कि अलाउइंग द यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो हम यहाँ तक आते हैं, ये हमारा पूरा सेंटेंस है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हाईलाइट करते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हमें प्रेडिकेट चाहिए। ये इन एन ऑर्डर लास्ट वीक, ये तो प्रेडिकेट नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक प्रपोजिशनल फ्रेज बीच में डाल दिया गया है। तो अभी भी हमें इसका प्रेडिकेट नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सब्जेक्ट। ये कह रहा है इन एन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते के ऑर्डर में। अब ऑर्डर में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो इसका जो प्रेडिकेट है वो यहाँ से है। और प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से होती है। तो लिखा है कि मोडिफाइड अ बैन, तो ये इसका प्रेडिकेट है। बस इतना ही है, मोडिफाइड अ बैन। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। तो आप समझ गए कि कभी भी ऐसे देखिएगा इसकी, जो आपका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर एक आपका सब्जेक्ट होता है। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दो, सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे, जब एडिशनल, इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे होगा? या तो आप कोई फ्रेज लगाओगे या आप कोई क्लॉज लगाओगे। ये सब आप कुछ ना कुछ करोगे तभी एडिशनल होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये मेरा प्रेडिकेट है मोडिफाइड अ बैन, यानी कि एक बैन को मॉडिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया? कोई बैन लगा होगा, कोई चीज़ बैन कर दिया गया होगा, उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। कब किया? वो लिखा हुआ है कि लास्ट वीक किया, पिछले हफ्ते किया। इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पास किया, उसमें किया। तो इस फ्रेज से तो पता चल गया कि पिछले हफ्ते किया और एक ऑर्डर पास हुआ उसके अंदर किया। लेकिन इस बैन के बाद ये क्या है? ये जो इट हैड सैंक्शन सिंस 2018, ये इतना सा जुमला क्या है? इस जुमले को भी समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ये एक क्लॉज है। अब ये ऐसा क्लॉज है कि यहाँ पर आपको कोई कंजंक्शन दिखाई दे रहा है क्या?
बैन और इसके बीच में दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तब भी मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे क्लॉज बना है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ आई मेट अ गर्ल आई लव वेरी मच। अगर मैं कहता हूँ आई मेट अ गर्ल आई लव वेरी मच, तो आई मेट अ गर्ल ये एक सेंटेंस है, एंड आई लव वेरी मच ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन इन दोनों के बीच एक कंजंक्शन तो होना चाहिए था। तो पता है इसके बीच कंजंक्शन क्या है? कि आई मेट अ गर्ल whom आई लव वेरी मच, ये है। अगर मैं बोलूँ कि वेर इज द पेन, वेर इज द पेन, पेन कहाँ है, वेर इज द पेन यू ऑलवेज यूज, वेयर इज द पेन यू ऑलवेज यूज, तो वेयर इज द पेन ये आपका एक सेंटेंस है, और यू ऑलवेज यूज ये भी आपका एक सेंटेंस है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के बीच एक कंजंक्शन छुपा है। वो कंजंक्शन क्या है? वो कंजंक्शन है कि वेयर इज द पेन विच यू ऑलवेज यूज, कि वो पेन कहाँ है जिससे तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो, जिसका तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो। विच छुपा हुआ है या होम छुपा हुआ है। तो इस तरीके से जो होम विच के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट आ जाए तो हम उस कंजंक्शन को कई बार छुपा लेते हैं। यानी कि ये जो होम है, या विच हो गया, विच हो गया, या दैट हो गया। अब इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए, याद रखिए सब्जेक्ट, ये खुद सब्जेक्ट ना बने, इसके बाद कोई और सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद उसका कोई और प्रेडिकेट हो, तो इनको छुपा लिया जाता है कई बार। कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं। जैसे कि और देखते हैं कि दिस दिस इज द दिस इज द लैपटॉप दिस इज द लैपटॉप आई यूज एवरी डे, आई यूज एवरी डे। तो अब आप देखो ना कि यहाँ पर दिस इज द लैपटॉप, यह एक लैपटॉप है, और दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है कि नहीं, आई। तो ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। एक सेंटेंस तो आप लिख दो, एक सेंटेंस आपने लिखा ये नाउन है, राइट। उसके बाद आपने दूसरा भी सब्जेक्ट लिखा, प्रेडिकेट लिखा, तो इन दोनों के बीच एक कंजंक्शन चाहिए ना। कंजंक्शन क्या चाहिए? अगर इंसान होता तो हुम लगता, लैपटॉप है तो विच लगेगा। तो आप कैसे बोलोगे कि दिस इज द लैपटॉप विच आई यूज एवरी डे। तो इसके अंदर ये विच छुपा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मॉडिफाइड अ बैन, बैन, अब बैन के बाद अचानक इट आ गया, मतलब एक सब्जेक्ट आ गया और ये उसका प्रेडिकेट है। तो हम इट के बीच में और इस बैन बैन और इट के बीच में क्या समझेंगे? विच समझेंगे कि मॉडिफाइड अ बैन विच इट हैड सैंक्शन। वो बैन, वो बैन जिसको इट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड सैंक्शन सिंस 2018, यानी कि जिस पे सैंक्शन लगा दिया था। सैंक्शन के दो मतलब होते हैं, एक सैंक्शन आपका हो गया कि आपको एक मंजूरी मिल गई, और एक सैंक्शन है कि आपके ऊपर पनिशमेंट आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 से इस पे सैंक्शन लगा दिया था। उस बैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते के ऑर्डर में मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे विच छुपा हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट? ये पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ तक समझ गए? फिर से बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, मॉडिफाइड और बैन इसका प्रेडिकेट हो गया। और इस प्रेडिकेट में जो बैन है, इस बैन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इस क्लॉज से दी जा रही है, इट हैड सैंक्शन सिंस 2018, और इस क्लॉज का कंजंक्शन छुपा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ कॉमा लगाकर क्या कह रहा है कि अलाउइंग द यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब ये अचानक आईएनजी कहाँ से आ गया? अब ये क्या बला है? तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किया उस बैन को अलाउ करते हुए। तो अलाउइंग का मतलब है अलाउ करते हुए। क्या अलाउ करते हुए? द यूज, इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल जो थोड़ा नेचुरल होंगे, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट बोला, उसके बाद मैंने एक प्रेडिकेट बोला, प्रेडिकेट बोला। अगर इस प्रेडिकेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लॉज था, तो क्लॉज, और फिर उसके बाद फिर कॉमा लगा करके क्या आपको मिला? प्रेजेंट पार्टिसिपल
फ्रेज मिला। देख रहे हो कितना एडवांस इंग्लिश है ये, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो अब इसको करके देखते हैं, कोई अपनी तरफ से सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि माई, एक मिनट हैंग हो गया, हाँ, माई बॉस, लेट्स से माई बॉस, माई बॉस, लेट्स से बॉट बॉट अ लैपटॉप। तो माई बॉस बॉट अ लैपटॉप, और लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन अगर देना है कि लैपटॉप जिसका ये हमेशा प्रेज करते हैं, तो विच ही, मैं विच छुपा रहा हूँ, विच ही ऑलवेज प्रेजेस। तो अब यहाँ पर देखो, माई बॉस सब्जेक्ट, बॉट अ लैपटॉप प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट का जो लैपटॉप है, लैपटॉप को के बारे में एक क्लॉज, एक मॉडिफाई कर रहा है कि वो लैपटॉप विच, जिसको ही ऑलवेज प्रेजेस, जिसको हमेशा वो प्रेज करते रहते, तारीफ करते रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरे बॉस ने एक लैपटॉप खरीदा जिसका वो हमेशा प्रेज करते हो। अब कॉमा लगा के बोलते, लेट्स से गिविंग गिविंग परमिशन गिविंग permission to all the employees to use it। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा कह दिया गिविंग परमिशन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि परमिशन देते हुए, उन्होंने लैपटॉप खरीदा परमिशन देते हुए सारे एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए। तो इस तरह के भी स्टाइल होते हैं। तो इस स्टाइल में अगर आप बहुत गौर से देखो तो यहाँ आप समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया बैन को। कौन सा बैन? जिसको इसने 2018 से लगा रखा था, अब मॉडिफाई किया क्या करते हुए? अलाउ करते हुए। किसको अलाउ करते हुए? द यूज़ ऑफ ग्रीन, यानी कि ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करते हुए ड्यूरिंग द फेस्टिवल। यानी कि अब फेस्टिवल के दौरान जो ग्रीन क्रैकर्स है उनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया आपको? सब्जेक्ट मिला, प्रेडिकेट मिला, एक क्लॉज मिल गया, और यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिल गया, और यहाँ पर भी एक फ्रेज मिला, इन एन ऑर्डर लास्ट वीक। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है कि वाइल द डिसीजन कम्स विद कैविएट, तो वाइल द डिसीजन कम्स विद कैविएट ऑन इम्प्लीमेंटेशन, कॉमा है, अब फिर लिखा है इट अंडरस्कोर्स द कंटिन्यूअस चैलेंज। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, तो पहले हम यहाँ तक देखेंगे। वाइल से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो यहाँ पर एक कॉमा पे रुकेगा। मैं पहले आपको ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। वीडियो को लाइक करते रहिए गाइस, क्योंकि ये सब आप किताब, कितनी महंगी किताब खरीद लो, अगर इतने डिटेल में कहीं लिखा हो तो आप मुझे मैसेज करना, इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा, लिखवा लो मुझसे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको हल्के मत लीजिए। देखिए, वाइल का जो सेंटेंस होता है, वाइल क्या है? एक कंजंक्शन है, राइट। अब वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो काम करता है। एक, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, और दूसरा ये टाइम को दिखाता है। टाइम में भी कौन सा? साइमल्टेनियस एक्शन दिखाता है। तो ये दो काम करता है कॉन्ट्रास्ट। मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट वाला एग्जांपल पहले देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि वाइल सपना सपना हैज़ डन MBA, एक कॉमा लगा दीजिए। तो वाइल से सेंटेंस, वाइल प्लस एक सेंटेंस होगा। ये वाइल आपका कंजंक्शन हो गया, इसके बाद एक सेंटेंस होगा, वाइल सपना हैज़ डन MBA, फिर एक कॉमा होगा, और कॉमा के बाद फिर एक ऐसी बात लिखी होगी जो उससे थोड़ा अलग होगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब थोड़ा सा उल्टा होगा उसका। हर हस्बैंड हैज़ डन ओनली ग्रेजुएशन। तो इससे पता चला कि अच्छा, सपना ने तो MBA किया है लेकिन उसके पति ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया। तो ये जो कॉमा है और ये जो वाइल वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इतना बड़ा होगा। वाइल से शुरू होगा, एक कॉमा होगा, कॉमा के बाद एक और सेंटेंस होगा, ये है। तो ये कौन सी फीलिंग देता है? वेयर एज वाली फीलिंग देता है। वेयर एज मतलब जबकि, उसने ये किया है जबकि उसने ये किया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला वाइल है। एक वाइल क्या होता है आपका? एक वाइल होता है जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ
टाइम क्लॉज को दिखाता है। ये ऐसे होता है कि आई वॉज, लेट्स से आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स while my son was playing games। अब ये दिखा रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था उसी वक्त, एट द सेम टाइम। यहाँ वाइल का मतलब है एकदम साइमल्टेनियसली माई सन वॉज प्लेइंग गेम्स, वो गेम्स खेल रहा था। दो तरह के आपको वाइल दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा वाला वाइल है, एक बार देखिए। तो यहाँ देखो, वाइल द डिसीजन कम्स विद कैविएट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, कॉमा। तो कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस होगा, इट अंडरस्कोर्स द कंटिन्यूअस चैलेंज। यहाँ पे रुकिए, इट मीन्स कि ये कंट्रास्ट वाला वाइल है। अब इसको समझते हैं। वाइल जबकि द डिसीजन कम्स विद, डिसीजन आता है, यहाँ पर लिखा आता है, हम समझेंगे आया, विद कैविएट, कैविएट का मतलब है शर्तों के साथ। फैसला आया बट कुछ शर्तें थी उसके अंदर, कुछ सावधानियां बरतनी थी। विद कैविएट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब उस डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो कुछ शर्तों के साथ लागू करेंगे। तो ये हो गया। अब कॉमा के बाद फिर उल्टा, कि हालांकि शर्त है फिर भी इट अंडर स्कोर्स। इट मतलब ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है, ये अंडर स्कोर्स मतलब दिखाता है। अंडर स्कोर का मतलब हाईलाइट करता है। किसको दिखाता है? द कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता आ रहा है, क्या? चैलेंज। लगातार जो एक चैलेंज बना हुआ, उस चैलेंज को ही दिखाता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि जबकि डिसीजन जो है वो कुछ शर्तों के साथ आया है कि इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कुछ शर्त होगा, फिर भी ये उस कंटिन्यूअस चैलेंज को तो हाईलाइट करता ही करता है कि एक चैलेंज है भाई। अब यहाँ पर किस तरह का चैलेंज है? अब चैलेंज को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा है दैट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये दैट से जो सेंटेंस बनेगा, दैट अथॉरिटीज फेस इन डीलिंग विद प्रेशर्स फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ तक पहले रुकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। देख रहे कितना खतरनाक है सेंटेंस। एक नॉर्मल बंदा समझ पाएगा? हाथ पर कांप जाएंगे उसके। देखिए इसको, ये आप छोड़ देगा कि बोलेगा अरे यार पता नहीं क्या वाइल वाइल क्या लिखा हुआ है, चलो यार। देखिए अब ये चैलेंज को मॉडिफाई कर रहा है। ये दैट किसके लिए है? चैलेंज के लिए। कि कौन सा वो चैलेंज है? वो चैलेंज है जिसे, दैट मतलब जिसे अथॉरिटीज फेस, वो चैलेंज है जिसे अथॉरिटीज फेस करती है। किस चीज में फेस करती है? अब यह एक प्रपोजिशन लगा है इन, और इन के बाद यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा है जिसे जेरंड कहते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें, कभी भी अगर कोई प्रपोजिशन हो, प्रपोजिशन आ जाए, तो प्रपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन लगाने का मन करे तो एक्शन हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ब प्लस आईएनजी में होना चाहिए। अगर मैं इन के बाद डील कर दूं और मुझे वर्ब लगाना है तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, इन डीलिंग। इन के बाद अगर मैं ईट कर दूं तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, इन ईटिंग। इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो प्रपोजिशन के बाद अगर एक्शन दिखाना हो वो जेरंड के अंदर आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आया है? इन डीलिंग विद प्रेशर्स, यानी कि भाई जो चैलेंज ये है जिसे अथॉरिटीज फेस करती है प्रेशर्स को डील करने में। अब ये प्रेशर्स कहाँ से आते हैं? तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो नियम कायदा कानून कल्चर है कि भाई पटाखे जलाने ही जलाने, वहाँ से प्रेशर आते हैं कि पटाखे जलाने हैं भाई, हमारा कल्चर है जलाने का। तो उसको डील करने में अथॉरिटीज़ प्रॉब्लम फेस करती है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि भाई बनेगा पटाखे तो पैसे कमाएगी इंडस्ट्री, तो इकोनॉमिक से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी है। तो प्रेशर जो है, अथॉरिटीज़ को जो प्रेशर आती है वो कहाँ से आती है? कल्चरल नॉर्म से और इकोनॉमिक एक्टिविटी से आती है। ये हो गया। अब फिर से एक वाइल है, वाइल प्रायोरिटाइजिंग, देख लो, वाइल प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। ये कौन सा वाइल है भाई? ये कौन सा वाइल है? ये वाइल है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है ये। कि उनको जो अथॉरिटी जो फेस करती है डील करने में उन प्रेशर्स को, जो कि उनके कल्चर से आती है या उनके इकोनॉमिक पार्ट का जो प्रेशर है, इसको वो फेस करती है, मतलब डील करने में फेस करती है। किस समय? वाइल व्हाट? वाइल प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ। जब वो पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देती है कि भाई हेल्थ ज़रूरी है, आप पटाखे बंद कर दो, हेल्थ ज़रूरी है, एनवायरमेंटल की सेफ्टी ज़रूरी है, एनवायरमेंटल साफ़ होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो जब वो प्रायोरिटाइज करती है पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट को, तो प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारा कल्चर है, हमें तो भाई पटाखे फोड़ने हैं। तो अथॉरिटीज़
के लिए कंटिन्यूअस एक चैलेंज बना हुआ कि क्या करें भाई, इधर पब्लिक की हेल्थ को देखें, एनवायरनमेंट को देखें कि उनके कल्चर को देखें या बिजनेस को देखें। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। यही था टोटल। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी हो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्स भी शुरू होने वाले हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस। थैंक यू।